तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, और उसमें 2-3 बातें बोली थी, एक बार फिर से सुन लो उनको, फिर आगे इस पे करते हैं क्वेश्चंस। देखो फ्लक्स बेसिकली एक तो स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले फ्लक्स को फील करने का तरीका ये, जैसे बोल सकते हो कि वाटर का जो फ्लक्स है पाइप के अंदर, अगर वाटर का स्पीड बढ़ेगा पाइप में तो उसका फ्लक्स बढ़ेगा। तो फ्लक्स एक तरह से हो गया अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। अब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के। इसके बाद जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को देखो ध्यान से। इस डायग्राम में अगर पहले केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अगर हम एरिया इस तरह से लेते हैं कि एरिया फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल पास थ्रू। और अगर इसी एरिया को हम फ्लैट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल निकल जाएंगे और इस केस में कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि जो सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइनमेंट किस तरह से है। तो देखो पहले केस में क्या किया है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो देखो ई डॉट डी ए की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो तुम देखोगे ध्यान से फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली इट इज रिटन एज ई डॉट डी ए। अच्छा, अगर एरिया एंगल पे टिल्टेड है, मान लो एरिया का जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे है, सच दैट जो एरिया वेक्टर है, ध्यान से देखना ये बात, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एरिया नहीं बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 माइनस थीटा होगा। एरिया वेक्टर यानी कि डीए वेक्टर ई वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो उस केस में ये हो जाएगा डीए कॉस थीटा। तो इस डीए कॉस थीटा को हम एक और नाम देते हैं, वी कॉल इट प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया से मतलब ये तुमने वहां यूज किया होगा फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में जैसे कर्व्ड सरफेस होती है और उसके ऊपर फोर्स निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस कर्व्ड सरफेस का वर्टिकल वॉल पे शैडो देखते हैं कि शैडो कैसा बन रहा होगा, और उस शैडो को ही हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तुम ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे स्फेयर है, अगर स्फेयर है तो स्फेयर का पीछे की तरफ वॉल पे क्या शैडो बनेगा, अगर सामने से लाइट आ रही हो, तो अगर स्फेयर होगा तो उसका शैडो बनेगा सर्कुलर पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मान लो कोन है, एक कोन है तो कोन का पीछे वाली वॉल पे कैसा सरफेस बनेगा, तो उसके लिए बनेगा ट्रायंगल। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन से मतलब है कि अगर सामने से लाइट आ रही है तो पीछे वॉल पे किस तरह का शेडो क्रिएट हो रहा है, क्या एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, अगर हमसे कभी भी फ्लक्स निकालने को बोलेगा फॉर ओपन सरफेस, तो फॉर ओपन सरफेस फ्लक्स क्रॉसिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्लक्स नेगेटिव का देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ ओपन सरफेस। तो ओपन सरफेस में हम डीए वेक्टर ऐसा चूज करते हैं जिससे ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट हो, क्योंकि अगर एंगल एक्यूट होगा तो ई डॉट डी ए यानी कि ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अननेसेसरी हम वहां माइनस साइन नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज फॉर ओपन सरफेस फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अगर क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस में ये कंपलसरी है कि हम डीए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सरफेस के आउटवर्ड लें, जिससे क्या होगा कि जो फ्लक्स अंदर जा रहा होगा, फील्ड लाइंस गोइंग इनटू विल क्रिएट नेगेटिव फ्लक्स एंड फील्ड लाइंस कमिंग आउट विल क्रिएट पॉजिटिव फ्लक्स। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस डेफिनेशन को मैच करेंगे गॉस लॉ से, और गॉस लॉ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होंगे, तो वो दोनों के लिए दोनों सिचुएशन में काम करे, इसलिए हम अभी से ही ये कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ये एक तरह का कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करना ही है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं फ्लक्स कैलकुलेट कैसे होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना। और सपोज इसको हम बोलते हैं दिस इज क्लोज सरफेस, क्लोज्ड है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया। तो अब इसमें क्या होगा, हमें इसमें फ्लक्स फाइंड करना है, हमें फ्लक्स फाइंड करना है
flux linked with plane surface and flux linked with curved surface. बताओ कि कितना होगा? कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स होगा और प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? अब देखो, अगर ये क्लोज सरफेस है तो फिर से ध्यान देना, अगर ये क्लोज सरफेस है तो फ्लक्स गोइंग इनटू विल बी टेकन नेगेटिव एंड फ्लक्स कमिंग आउट विल बी टेकन पॉजिटिव. तो अब देखो, फ्लक्स गोइंग इनटू कौन से सरफेस से, कौन से सरफेस से फ्लक्स अंदर जा रहा है और कौन से सरफेस से फ्लक्स बाहर जा रहा है, ये विजुअलाइज हो रहा है. यहाँ पे प्लेन सरफेस से फ्लक्स अंदर जा रहा है और कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स बाहर आ रहा है. और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इसमें एक पॉइंट चाहो तो और नोट कर लो, फिफ्थ पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो हम लोग टोटल फ्लक्स तो हम लोग लिखेंगे ना E डॉट डी एस. तो E डॉट इंटीग्रल डी ए वेक्टर बनेगा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू डेल्टा ए, E डॉट डेल्टा ए. तो ये बन जाएगा E इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा. और डेल्टा ए कॉस थीटा बेसिकली प्रोजेक्शन एरिया बन जाएगा. तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर पाएंगे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिया होगा हमको, यूनिफॉर्म दिया होगा. तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो देखो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. अब तुम बताओ प्लेन सरफेस मतलब ये वाली सरफेस जिसको मैंने शेड किया है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. तो प्लेन सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E इंटू पाई आर स्क्वायर. अब लेकिन प्लस में लेना है या माइनस में लेना है तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा. तो इस केस में ये माइनस में जाएगा. कुछ डाउट है बताना है इसमें माइनस में क्यों लिया है? और कर्व्ड सरफेस से कितना होगा? तो देखो कर्व्ड सरफेस का भी अगर हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो तुम ध्यान से देखो, क्या कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्शन भी सेम यही सरफेस बनेगी जो उसका प्लेन सरफेस है. प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि अगर सामने से लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय लाइट आ रही है, तो उस लाइट की वजह से उस सरफेस का पीछे वाली वॉल पे शेडो कैसा बनेगा? तो ये शेडो इस बार पाई आर स्क्वायर का सर्कुलर एरिया ही बनेगा. तो ये हो जाएगा प्लस E इंटू पाई आर स्क्वायर. देखो इसमें कोई डाउट है तो बताओ. सर हम लोग प्रोजेक्शन क्यों ले रहे हैं, एक्चुअल सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे उस कर्व सरफेस का? क्योंकि अगर हम एक्चुअल एरिया लेंगे तो हमें एक्चुअल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल भी कंसीडर करना पड़ेगा. तो हुआ क्या यहाँ पे, देख लो ध्यान से जो बात तुमने पूछी है. जैसे हम यहाँ पे कोई भी सरफेस लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है. तो इस एलिमेंट पे तुम ध्यान से देखो, तो इस एलिमेंट का जो डीए वेक्टर होगा वो इधर की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए वेक्टर के बीच में एंगल आएगा, ठीक है. तो हमें लिखना तो ये चाहिए, लिखना हमको चाहिए इंटीग्रल E डॉट डी ए और इसको लिखना चाहिए E इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा. लेकिन होगा क्या, जो डीए का कॉस थीटा कंपोनेंट होगा वो ये वाला पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट होगा डीए कॉस थीटा. तो अगर हम सारे एरिया का डीए कॉस थीटा ऐड करते जाएं तो वो पूरा का पूरा फ्लैट एरिया का ही प्रोजेक्शन बनेगा, मतलब फ्लैट एरिया के बराबर बनेगा. ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम ओके हमेशा सर. प्रोजेक्शन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा प्रोजेक्शन एरिया ही लेंगे. वो अलग अलग सिचुएशन होगी, जैसा होगा वैसा करेंगे. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस पे प्रोजेक्शन ले लिया, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. बोलो. ओके सर, समझ गए. ठीक.
सपोज यहाँ भी इसी तरह से देखो, एक कोन है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें निकालना है व्हाट इज फ्लक्स गोइंग इनटू एंड व्हाट इज फ्लक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं व्हाट इज फ्लक्स फ्रॉम द लेफ्ट हाफ of cone and what is flux from the right half of the cone. बताओगे? क्यों भाई, क्या आएगा इस कोन वाले में? तो माइनस ई आर एच और प्लस आर ई आर एच। माइनस ई आर एच आएगा लेफ्ट हाफ से, और राइट हाफ से प्लस ई आर एच। प्लस ई आर एच आएगा, करेक्ट। ये बात समझ में आ गई कि इसका जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो वो प्रोजेक्शन एक ट्रायंगल बनेगा। इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एक ट्रायंगल बनेगा, हाइट उसका h ही रहेगा, लेकिन उसका बेस 2r होगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट हाफ से क्योंकि गोइंग इनटू है, तो माइनस ई इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा माइनस ई आर एच इधर से और प्लस ई आर एच इधर से, करेक्ट। बताना किसी को डाउट है तो पूछना। ये ट्रायंगुलर वेज है, इसका हाइट, लेंथ और विड्थ हमको मालूम है, दिख रहा है सामने, और हमें इसके अलग अलग सरफेसेस से फ्लक्स फाइंड करना है। हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में फाई ए सी एफ डी, बी पार्ट में फाई ए बी ई डी, और हमें निकालना है सी पार्ट में फाई बी सी एफ ई। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पीछे वाला जो वर्टिकल फेस है यानी कि ADCF उसके परपेंडिकुलर है। पहले पार्ट का बताया -EBC, करेक्ट। सेकेंड पार्ट का 0 एंड थर्ड पार्ट का प्लस EBC, करेक्ट।
क्यों भाई, सभी ने निकाल लिया आंसर? यस यस सर। यस यस सर। ये समझ के माइनस कौन सा लिखना है, प्लस कौन सा लिखना है? माइनस यस प्लस यस इंटू वाला माइनस में जाएगा, तो माइनस EBC और ABFD, ABED ये हो जाएगा 0, और फाई BCFE ये वाला हो जाएगा प्लस EBC। देखो एक बात और विजुअलाइज करना और आगे के लिए ध्यान रखना कि जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैंने सारे एग्जांपल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक खास बात है कि अगर क्लोज सरफेस है तो जितना भी फ्लक्स अंदर जा रहा होगा उतना ही फ्लक्स बाहर आएगा। मतलब ये हुआ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द सरफेस एंड फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑलवेज इक्वल होंगी। तो फ्लक्स गोइंग इनटू एंड फ्लक्स कमिंग आउट हमेशा सेम होगा। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज नेट फ्लक्स, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 बनेगी। व्हाट इज नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो आंसर 0 बनेगा। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन की एक सेकेंड। नेक्स्ट केस में हमने फिर से एक हेमिस्फीयर लिया है, फॉलो हेमिस्फेरिकल सरफेस, रेडियस इसका R है और इसके सेंटर पे हमने एक Q चार्ज रखा हुआ है। तो हमें निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस। निकालो इसको। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हमें जनरल मेथड से चलना पड़ेगा। और जनरल मेथड यही है कि हम उसमें एक एलिमेंट लेते हैं और ध्यान से देखो उस एलिमेंट का डीए वेक्टर और उस एलिमेंट, वो एलिमेंट जहां पे है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्या दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएंगे? ये देखो ई वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे जनरल पॉइंट पे। तो अगर हम जनरल पॉइंट पे डी फाई लिखेंगे तो वो होगा ई डॉट डीए और ये बन जाएगा ई इंटू डीए इंटू कॉस 0। ध्यान रखना ये सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं है, ये उस पूरे स्फीयर के हर एक पॉइंट पे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस पे जो डीए एलिमेंट बनेगा उस डीए एलिमेंट के अलोंग ही आएगा, यानी उस एरिया के परपेंडिकुलर आएगा। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल 0 ही रहेगा हर जगह, उस पूरे सरफेस पे हर जगह 0 रहेगा, तो 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से तुम अगर फाई निकालोगे तो फाई बनेगा इंटीग्रल डी फाई और ये हो जाएगा इंटीग्रल ई इंटू डी ए। अब ध्यान से चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूरे सरफेस पे सेम होगा, विच इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और इंटीग्रल डीए का मतलब हो जाएगा उस सरफेस का एरिया, तो उस सरफेस का एरिया बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आंसर आएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से, क्लियर है कैसे निकाला है? अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेथड यही है, किसी जनरल पॉइंट पे हम डीए वेक्टर, उस जनरल पॉइंट पे ई वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट एंड देन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने में ई बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है। बताओ।
सपोज ये एक सरफेस है, ट्रायंगुलर सरफेस ABC 3D में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E नॉट आई कैप। तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस ABC, फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस ABC। BC E naught. E नॉट BC by 2। Yes. Yes sir. Yes sir. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया करने के लिए? Net flux 0. नहीं, सरफेस तो ओपन है ना, हमें केवल ABC सरफेस के बारे में पता है। ABC स्लांट सरफेस है। IZ प्लेन में जो प्रोजेक्शन बनेगी उससे हाँ, इसमें प्रोजेक्शन का यूज किया हमने। यहाँ क्लोज सरफेस नहीं थी, यहाँ ओपन सरफेस थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस सरफेस से हमें निकालना है उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेंगे, और ये जो सरफेस मैंने बनाई हुई है फिगर में, इसका प्रोजेक्शन ये आएगा, ये बनेगा इसका प्रोजेक्शन, और इस प्रोजेक्शन का एरिया अगर निकालोगे तो ये 1/2 B इंटू सी हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भी है, तो सीधे सीधे फ्लक्स हो जाएगा E नॉट इंटू 1/2 B इंटू सी। क्लियर है? और देखो, ये L लेंथ का एक स्क्वायर सरफेस है, और ये कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू a, पॉइंट D का, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E नॉट इंटू 1 प्लस x अपॉन L और k कैप। तो हमें फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू ABCD। देखो, एक सरफेस है विच इज लाइंग इन XY प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है। देखो बताओ, तो वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो k कैप यानी z एक्सिस के लॉन्ग है। अच्छा, z एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मतलब है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो जरूर निकल के आएगी, नॉन जीरो। अब लेकिन क्या है कि इस सरफेस में तुम ध्यान से देखो तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने से पहले हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एक ये स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, और इस स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स d फाई लिखते हैं। तो ये फ्लक्स d फाई हो जाएगा E इंटू डी ए, ई की वैल्यू बनेगी E नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल, और dA की वैल्यू बनेगी, ध्यान से चेक करो तो, L इंटू डी एक्स। और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो E नॉट L बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1 प्लस एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, और x की लिमिट्स ध्यान से देखना, x की लिमिट्स a से a प्लस एल पड़ेंगी। तो ये फ्लक्स कितना आएगा निकल के, E नॉट L, एक तो आएगा L और प्लस 1/2L a प्लस एल होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आएगा क्या? Yes sir. यस ठीक है, छोड़ दो, जो भी सिंप्लीफाई होके आएगा। मेथड क्लियर है ना? बस
और देखो ये एक सेमी इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है और ये एक डिस्क के एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। डिस्क का रेडियस आर है। हमें यहाँ पे डिस्क से क्रॉस होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट है, पूरा नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, सेमी इनफाइनाइट है। एंड वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ डिस्क। तो हमें डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये है कि हम इस वायर को चाहे तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। Yes. अब इसका कितना फ्रैक्शन लेना है वो हमें वायर के दोनों एंड से पता चलेगा। तो यहाँ पे वायर के दोनों एंड ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री एंगल पे हैं। एक एंड तो यहीं पे है, एक एंड इंफिनिटी पे है। तो ये रिंग बनेगी, फील्ड निकाल रहे हैं अगर हम। और क्योंकि क्वार्टर रिंग है तो क्वार्टर रिंग का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा। और ये भी याद होगा, तो ये निकाला था हम लोगों ने √2 k लैम्डा बाई r। ठीक है, तो अब क्या है, अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, ऐसे बोल सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर है k लैम्डा बाई r और एक कंपोनेंट इधर है k लैम्डा बाई r। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम चाहें तो दोनों कंपोनेंट को 1 by 1 स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें से जो y कंपोनेंट है k लैम्डा बाई r उसका इस डिस्क के फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और जो दूसरा वाला x कंपोनेंट है उसका कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन भी हर जगह अलग अलग होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिस्क के ऊपर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और तो मान लेते हैं कि डिस्क के ऊपर हमने r डिस्टेंस पे r रेडियस का और dr थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट कंसीडर किया है और इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है k लैम्डा बाई r। तो इस रिंग एलिमेंट से पास होने वाला जो लिंक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा k लैम्डा बाई r इंटू इस रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया लिखते हैं 2 पाई r dr। तो देख लो इसमें से बचेगा कितना, k को भी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर लिखें तो ये क्या है, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच रहा है इंटू dr। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। आ रहा है ये? क्यों भाई, लैम्डा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादातर केसेस तुम देखो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में तो बहुत आसान है निकालना, प्रोजेक्शन से निकल आएगा। नॉन यूनिफॉर्म में हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि कहाँ पे एलिमेंट लेना है और कहाँ पे इंटीग्रेट किस तरह से करना है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, दैट इज गॉस लॉ। ठीक है, अब ऐसे अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको हम कूलम्स लॉ के पर्सपेक्टिव से भी स्टडी कर सकते हैं और गॉस लॉ के पर्सपेक्टिव से भी स्टडी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कूलम्स लॉ और गॉस लॉ दोनों ही बेसिक लॉज हैं जिससे सारी प्रॉपर्टीज गवर्न होती हैं। तो कई बार बुक्स में इस तरह से क्वेश्चन बना देते हैं कि कूलम्स लॉ से गॉस लॉ प्रूव करो या गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूव करो, बट वो जस्ट सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, प्रूफ नहीं है। कर तो सकते ही हैं, जैसे करेंगे हम लोग भी एक दो बार, ठीक है ना। दोनों ही बेसिक लॉज हैं, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। गॉस लॉ का रिलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से है जो हम लोगों ने अभी डिफाइन किया है, और हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का हम लोगों ने अभी देखा बाय डेफिनेशन, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का मेथड है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है ना, तो इंट्रोड्यूस करते हैं क्या है गॉस लॉ। लिखना है इसमें पहले तो स्टेटमेंट, इसमें लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface. Net electric flux passing through a closed surface always equals to charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैथमेटिकली लिखें तो इट इज क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface always equals to charge enclosed by the surface and divided by epsilon naught. यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। ठीक है ना, मतलब ये वाला जो टर्म है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम आगे बीटेक में पढ़ोगे कि इंटीग्रेशन भी जो है वो तीन टाइप का है। इंटीग्रेशन एक लाइन पे परफॉर्म हो सकता है अलोंग द लाइन, तो उसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। सरफेस पे परफॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल, और वॉल्यूम में परफॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। लेकिन ये तीन बस एप्लीकेशन के हिसाब से नाम है, इंटीग्रेट करने का जो मेथड है वो बिल्कुल वही है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले या तरीका ये कुछ नया नहीं है, बस एक नाम नया आ गया है क्योंकि यहाँ पे वो स्पेसिफिकली एक सरफेस के ऊपर डिफाइंड है। और अगर वो क्लोज सरफेस हुई तो यहाँ पे हम एक ये सर्कल और बनाते हैं, देखो ध्यान से, इंटीग्रल के साइन में सर्कल बनाया हुआ है, तो दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स ये जो इंटीग्रेशन है ये क्लोज सरफेस के ऊपर हो रहा है। तो गॉस लॉ ओपन सरफेस पे एप्लीकेबल नहीं है, सबसे पहली कंडीशन तो यही हो गई। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस, और गॉस लॉ ये बोल रहा है कि क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा दैट इज सिंपली इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। चार्ज इनक्लोज्ड मतलब उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, ठीक है ना। मतलब अगर इसको एक्सप्लेन करके लिखें, नीचे नोट करके देखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट में जैसे मान लेते हैं कि कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, और हम कुछ सरफेस डिफाइन करें। जैसे अगर हम एक ये सरफेस बना लें, ये हो गई सपोज सरफेस 1,
इसी तरह से बना लें इस तरह से ये सरफेस, ये हो गई सरफेस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सरफेस 1 से टोटल फ्लक्स चाहिए तो सरफेस 1 के अलोंग जो टोटल फ्लक्स बनेगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब ध्यान से देखो चार्ज इनक्लोज क्या होगा, तो चार्ज इनक्लोज में जब हम टोटल चार्ज लिखेंगे तो वो एल्जेब्रिक सम होना चाहिए, स्केलर सम यानी साइन के साथ। तो ये बनेगा प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से अगर हमें लिखना हो E डॉट डी एस सरफेस 2 के अलोंग तो ये हो जाएगा प्लस Q3 माइनस Q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो दिस इज गॉस लॉ। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में देखो ये जो हम लोग लिख रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसका मतलब भी समझ लो क्या है। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सरफेस ले रहे हैं, ये कोई भी सरफेस है, तो उस सरफेस के ऊपर हमें क्या करना है, उस सरफेस के ऊपर हमें हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है। उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है और हमें उन सभी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो जैसे क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस का मतलब ये होगा कि हर एक पॉइंट पे E1 डॉट डी एस वन प्लस E2 डॉट डी एस टू, इस तरह से पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू गॉस लॉ से आसानी से आ जा रही है, हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही है। गॉस लॉ से ये वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी पड़ रही है कि हमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े, एरिया वेक्टर निकालना पड़े, एंगल देखना पड़े। गॉस लॉ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है दैट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना, तो एक तरह का शॉर्टकट हो गया ये टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन लगेगा तभी जब सरफेस कैसी होगी, क्लोज सरफेस। नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट में एक खास बात है लिखना, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर that is E vector in above expression is due to all the charges of the system, but electric flux through closed surface depends only on enclosed charges, but electric flux
through closed surface depends only on enclosed charges. अब इस लाइन का मतलब जरा बहुत ध्यान से समझना। जैसे है क्या कि जो सबसे पहला वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है हम लोगों ने, जैसे ये जो सरफेस 1 बनाई हुई है, इस सरफेस 1 पे जो हम लोग फ्लक्स निकालते हैं ये वैल्यू, तो ये वैल्यू सिर्फ Q1, Q2 और Q3 पे डिपेंड कर रही है, Q4 पे डिपेंड नहीं कर रही है। इस एक्सप्रेशन में Q4 नहीं आ रहा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस Q4 को चेंज करेंगे तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर है ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से है? Q1 की वजह से है, Q2 की वजह से है, Q3 की वजह से, या Q4 की वजह से, या चारों की वजह से है? तो आंसर होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये चारों की वजह से है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन में आता है वो सारे चार्जेस का होता है, लेकिन जो उसका फ्लक्स होता है वो सिर्फ इनक्लोज चार्जेस पे डिपेंड करता है। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात हो गई। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे अंदर एक चार्ज है Q1 और बाहर एक चार्ज है Q2, तो जैसे ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है E1, ये जो E1 लिखा हुआ है, ये E1 किसकी वजह से है? Q1 की वजह से है कि Q2 की वजह से है? तो E1 दोनों की वजह से है। E2 किसकी वजह से है? E2 भी दोनों की वजह से है। यानी अगर हम Q2 को चेंज करेंगे तो E1, E2, E3, E4 ये सब चेंज हो जाएंगे, लेकिन इन सबका जो सम है वो चेंज नहीं होगा। बताओ अब ये बात समझ में आती है क्या? थोड़ा सा इसको समझना डिफिकल्ट है कि अगर हम चार्जेस चेंज कर रहे हैं, बाहर वाले चार्जेस चेंज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, लेकिन जो उसका फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर हम Q2 चेंज कर रहे हैं तो E1, E2, E3, E4 ये सब चेंज होंगे, लेकिन ये जो वैल्यू निकल के आएगी सम करने के बाद, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये सिर्फ इनक्लोज चार्जेस पे डिपेंड करती है। दिस इज गॉस लॉ। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट और देता हूं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस इज ऑलवेज जीरो। देखो क्या मतलब हुआ इसका। सपोज हमने एक ये क्यूबिकल या क्यूबॉइडल सरफेस लिया है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, और बाहर एक चार्ज रखा है +Q। तो इस बाहर वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? तो बाहर जो चार्ज रखा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। देखो ध्यान से, इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब इस एग्जांपल में तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस इज नॉन जीरो। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स गोइंग इनटू एंड कमिंग आउट की वैल्यू सेम है, जिसकी वजह से नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये बात हमें लॉजिकली भी समझ में आती है, और गॉस लॉ भी यही बोल रहा है। गॉस लॉ यही बोल रहा है कि अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है तो बाहर वाले चार्ज का कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बाहर वाले चार्ज को चेंज करें या इसको उसकी जगह से थोड़ा बहुत मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा हर एक जगह, लेकिन जो टोटल फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा। ध्यान रहेगा ये पॉइंट? बताओ। ठीक है, सर अगर हम लोग बाहर वाले चार्ज को मूव करें तब तो चेंज हो सकता। बाहर वाले चार्ज को मूव करो मतलब प्रोवाइडेड कि वो बाहर ही रहे।
यस सर। तो चेंज नहीं होगा फ्लक्स। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह चेंज हो रहा है, यही बात थोड़ी समझने वाली, और ये बात जल्दी से दिमाग में नहीं घुसती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर चेंज हो जाएगा हर जगह, लेकिन उस ई वेक्टर का जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके सर। ठीक है, अब देखो गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन है, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में सीधा सीधा एप्लीकेशन है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तो पहले हम लोग फ्लक्स देखते हैं। हेडिंग पड़ेगा फ्लक्स कैलकुलेशंस यूजिंग गॉस लॉ। अब इसमें सबसे पहले ये समझना कि हम सारी सिचुएशंस में फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ नहीं निकाल पाएंगे। फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं, एक है यूजिंग डेफिनेशन और एक है यूजिंग गॉस लॉ। तो यूजिंग डेफिनेशन भी हो सकता है हम सारी जगह ना निकाल पाए, कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, और अगेन यूजिंग गॉस लॉ भी हम सारी जगह फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, वहीं निकाल पाएंगे जहाँ पे सरफेस क्लोज सरफेस होगी, क्योंकि गॉस लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेसेस। तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन फ्लक्स कैलकुलेशन का यूजिंग गॉस लॉ हो जाए या यूजिंग डेफिनेशन हो जाए। तो इसलिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड है, कहीं पे हमको ऐसा लगेगा कि गॉस लॉ से आसानी से निकल रहा है और कहीं से ऐसा होगा कि डेफिनेशन से आसानी से निकल रहा है। ठीक है ना। तो फ्लक्स कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ में एक बात तो हमें सबसे पहले ध्यान रखनी ही है कि उसमें मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को? यस सर। और किसी ने मैसेज किया है नहीं आ रही है तो एक बार लॉग आउट करके वापस से लॉग इन कर लो। तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि अगर हम फ्लक्स गॉस लॉ से निकाल रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्लोज सरफेस चाहिए। तो कई बार क्या होगा कि सरफेस क्लोज नहीं होगी। एक सेकंड, तो अगर क्लोज सरफेस नहीं हुई तो हमें उस सरफेस को क्लोज बनाना होगा। जैसे देखो अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। एग्जांपल ये था कि ये एक हेमीस्फेरिकल सरफेस था, ठीक है, रेडियस आर, और इसके सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा था, और हमें इसके कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू निकालनी थी। देखा था ना अभी। अब देखो ये जो हेमीस्फेरिकल सरफेस है ये एक ओपन सरफेस है, और गॉस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं ओनली फॉर क्लोज सरफेस। तो हम लोग क्या करते हैं गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए, जिस सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना है हम कोशिश ये करते हैं कि सेम टाइप की सरफेस, सेम दिखने वाली, सेम साइज वैसी और सरफेसेस लाके उस चार्ज को किसी तरह क्लोज कर दें, क्योंकि जब क्लोज होगा तभी हम गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक ठीक ऐसा ही एक हेमीस्फेरिकल बाउल और लाते हैं और इधर से जोड़ देते हैं। तो अब जब इधर से भी जोड़ दिया तो तुम ध्यान से देखो पूरा स्फीयर हो गया, और पूरे स्फीयर के लिए वो चार्ज सेंटर पे हो गया, पूरे स्फीयर के लिए वो चार्ज सेंटर पे हो गया है। ठीक है, अब पूरे स्फीयर के लिए सेंटर पे अगर हो गया है तो फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ क्या बोलोगे? तो फ्लक्स थ्रू कंप्लीट स्फीयर यूजिंग गॉस लॉ हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से एक बात और ऑब्जर्व करो कि हमें जिस सरफेस से निकालना है
क्या वो एग्जैक्टली हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, क्या है? तो यहाँ पे वो हाफ सरफेस है, और हाफ सरफेस होने के साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा कि दोनों हाफ के लिए उस चार्ज की लोकेशन सिमेट्रिक होनी चाहिए। दोनों के लिए तुम ध्यान से देखो तो सेंटर पे ही है। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं होगा तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि दोनों से फ्लक्स हाफ हाफ होगा। जिधर चार्ज शिफ्ट कर देंगे उधर फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी Q/2ε0। तो ये वैल्यू हम लोगों ने देखो इंटीग्रेट करके निकाली थी यूजिंग गॉस लॉ, और भी आसानी से आ गई। ठीक है, देखो तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे तुम्हें। ये सपोज एक ये पॉपुलर एग्जांपल है कि एक स्क्वायर प्लेट है साइड ए, और इसके सेंटर से a/2, इसके सेंटर से a/2 हाइट पे एक ही चार्ज रखा हुआ है। तो हमें इस प्लेट से फ्लक्स फाइंड करना है। क्या बनेगा? Q/6ε0। करेक्ट। तो इसको इनक्लोज कैसे बनाएंगे? तो इसको इनक्लोज बनाने के लिए हमारे पास तरीका ये कि जैसी प्लेट हमको दी हुई है, जिस प्लेट से हमें निकालना है उसी प्लेट जैसी और भी प्लेट्स लाके हम इसको इनक्लोज करेंगे किसी तरह। ठीक है ना? तो अगर हम इसको इस तरह से 5 प्लेट्स और ले आए और इसके चारों तरफ रख दें, तो फाई पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होगा? तो पूरे क्यूब से फ्लक्स होगा Q/ε0। और हर एक फेस से कितना फ्लक्स हो जाएगा? तो हर एक फेस से Q/6ε0 हो जाएगा। क्लियर है? सपोज फिर से प्लेट फिर से वैसी ही है, फिर से वैसी ही प्लेट है साइड ए की, और इस बार जो चार्ज रखा हुआ है वो एक कॉर्नर से ए हाइट पे है। तो अब इस प्लेट से कितना फ्लक्स होगा? Q/24ε0। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग एक बड़ी प्लेट एज्यूम कर सकते हैं जिसका साइड 2a हो। तो उस केस में क्या है? उस केस में ये जो चार्ज है ये उस बड़ी प्लेट के सेंटर से ए हाइट पे आ जाएगा। देखो ध्यान से। तो अब हमें किसी एक प्लेट से पता करना है कि किसी एक प्लेट से कितना फ्लक्स होगा। तो इस पूरी बड़ी प्लेट से फ्लक्स कितना निकालेंगे? फाई लार्ज प्लेट अगर लिखें तो हर एक पूरी बड़ी वाली प्लेट से फ्लक्स कितना होगा? तो Q/6ε0 होगा। तो ईच क्वार्टर पोर्शन से
तो हर एक क्वार्टर पार्ट से Q/24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको पैदल चलने का बहुत शौक है ना, दौड़ लगाने का, पैदल चलने का। नेक्स्ट देखो, suppose there is a uniformly charged ring. ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ Gaussian sphere of radius capital R whose center is located at a point on circumference of the ring. निकालो, फाइंड फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन स्फीयर। देखो जो सरफेस है उसको हम लोग गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं। तो अगर जैसे स्फेरिकल सरफेस है तो गॉसियन स्फीयर हो गया। तो उस स्फीयर से हमको फ्लक्स फाइंड करना है, उसका सेंटर जो है वो रिंग के सर्कमफरेंस पे है। देखो ध्यान से, हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस चाहिए, गॉसियन स्फीयर चाहिए जो इसके सर्कमफेरेंस पे, जिसपे इसका सेंटर हो। निकाला आंसर इसका? बताओ। इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो देखो अगर गॉस लॉ लगाना है तो गॉसियन स्फीयर है तो ऑलरेडी क्लोज सरफेस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें बस ये पता करना है कि इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यानी अल्टीमेटली हमें ये पता करना है कि रिंग का कितना पोर्शन इसके अंदर आ रहा है। और ये तुम देखो तो ज्योमेट्री से आसानी से पता चल जाएगा। भाई इस पॉइंट को हम यहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसके सेंटर को यहां से ज्वाइन करेंगे और इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करेंगे। तुम ध्यान से देखो, ये सब सेम ही रेडियस के सर्कल बन रहे हैं। ये तीनों आर आर है और ये भी आर आर है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। यानी कि जो 120 डिग्री का पोर्शन है वो उस स्फीयर के अंदर आ रहा है। तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा? चार्ज इनक्लोज्ड टोटल चार्ज डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे फ्लक्स की वैल्यू Q/3 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। देखो क्लियर है? ठीक है, अभी इसमें फ्लक्स के और भी एप्लीकेशंस हैं, तो चलो उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।